चलिए जनाब, अल्लाह ताला के नाम से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं आज। और टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिविज्म, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेटिविज्म। मैं थोड़ी सी मुझे इसमें जगह दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉजिटिविज्म को मैं आगे कनेक्ट करता हूँ, लेकिन पहले एक आर्गुमेंट समझ लें। एक्सक्यूज मी, पहले एक छोटा सा आर्गुमेंट समझ लें, मैं थोड़ी जगह भी बन जाएगी यहाँ पे। ऑगस्ट कॉम्ट ने एक आर्गुमेंट दिया था, दुनिया के नॉलेज पैराडाइम्स को, दुनिया के हिस्टोरिकल पैराडाइम्स को उसने कुछ 3 चीजों में डिवाइड किया है। पहले उसको थोड़ा समझते हैं। कॉम्ट कहता है सबसे पहले एरा था थियोलॉजिकल एरा। थियोलॉजिकल एरा का मतलब होता है रूल ऑफ रिलीजन। एक ऐसा टाइम पीरियड जब रूल ऑफ रिलीजन मौजूद था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटाफिजिकल। क्या आता है? मेटा। एक ये वो टाइम था जब साइंस चैलेंजेस द रिलीजन। साइंस ने रिलीजन को चैलेंज किया। Am I right? फिर उसके बाद टाइम पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव। एक ऐसा टाइम पीरियड जब रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक डेवलप हुआ दुनिया के अंदर। रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक डेवलप हुआ। Am I right? अब आपने इस बात को जहन में रखना है जो मैंने यहां पर मेंशन की है, पॉजिटिव। क्या बेटा? रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द perspectives linked with the research methods, ठीक है। इधर देखिएगा प्लीज। Now let's talk about positivism। सही है जी। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? पॉजिटिव यहां से निकला, इधर देखिए, कॉपी कर लीजिएगा, आराम से सुन लीजिए। बात है, इस बंदे का पूरा नाम क्या? ऑगस्ट कॉम्ट कह लें, काफी है शायद के लिए, ठीक है। अच्छा जी, पॉजिटिव हियर, ठीक है। पॉजिटिव यहां से निकला, मैंने यहां पे पुट इन किया। एक्चुअल के अंदर मैंने इसका छोटा सा एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, जहन में रखिएगा। NS is equals to SS। इट मींस ये लोग कहते हैं NS stands for नेचुरल साइंसेस, ठीक है। SL stands for सोशल साइंसेस, ठीक है। It means, according to them, they want to use the natural scientific methodology in sociological research। It means ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते ये हैं कि हम नेचुरल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज करें इन सोशल साइंसेस। यानी कि जब हम सोसाइटी को स्टडी करें तो हमें नेचुरल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? अब नेचुरल साइंसेस में क्या होता है भाई? लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गया, एवरीवन हैव टू फॉलो, एवरीवन नीड्स टू। इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लोग उसको थप्पड़ मारेंगे, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। एम आई राइट? यानी कि ये लोग दरअसल फैक्ट बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फैक्ट बेस्ड, एम आई राइट? फैक्ट बेस्ड रिसर्च। समझ में आई बात? यानी कि ये लोग कहते हैं हमें एक फैक्ट आइडेंटिफाई करना है, एक स्ट्रक्चरल फोर्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसके बाद हम कहेंगे कि ये वो फॉर्मूला है जिसको हमने फॉलो आगे कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखो, फैक्ट के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर अगर कोई बंदा अपनी बायस एलिमेंट, अपनी वैल्यूज को इनकलकेट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट क्या होगा? रिसर्च खराब हो जाएगी, फैक्ट की आइडेंटिफिकेशन खराब हो जाएगी। ये लोग ऐसी रिसर्च चाहते हैं जो वैल्यू फ्री रिसर्च हो। क्या हो बेटा? वैल्यू फ्री रिसर्च का मतलब होता है कि ये लोग ऑब्जेक्टिव रिसर्च चाहते हैं। दे ऑलवेज डिमांड फॉर द हाई ऑब्जेक्टिविटी। एम आई राइट? अब
फैक्ट क्या होता है? अगर मैं कहूं इस वक्त दिन हो रहा है या अगर मैं इस वक्त कहूं रात हो रहा है तो उस वक्त ऑटोमेटिकली यू ऑल आर गोइंग टू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट. You all are going to say this thing. हाँ, इस वक्त दिन हो रही है, इस वक्त रात हो रही है. It means my fact, my valuation of fact is totally generalizable. Is totally, यानी कि मेरी एलिमेंट जो है वो जनरलाइज हो सकता है, मेरा फैक्ट जनरलाइज हो सकता है. तो हमेशा ये लोग ऐसी रिसर्च करना चाहेंगे जो जनरलाइज हो सकती हो, हर इंसान पर उसका ताल्लुक हो. ऐसा ना हो कि एक बंदा कह रहा है नहीं दिन हो रहा है, एक बंदा कह रहा है रात हो रही. Am I right? एक्चुअल के अंदर ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग ऐसा फैक्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो तमाम लोगों पर एप्लीकेट हो रहा हो, जो तमाम लोगों को फॉलो कर रहा हो. Am I right? It means ये लोग चाहते हैं ऐसी रिसर्च जो जनरलाइज हो सकती हो. It means it must have high representativeness. यानी कि अगर मैं एक आर्गुमेंट कह दूं तो वो सब लोगों पर इंप्लीमेंट हो रहा हो. मैक्रो लेवल रिसर्च हो, माइक्रो लेवल रिसर्च. Am I right? Any confusion चलेगा? प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके. देखिए अब एक्चुअल के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमेशा, अब ये सारे फॉर्मूलाज किस पर इंप्लीमेंट होंगे? ऑब्जेक्टिव रिसर्च पे होंगे या सब्जेक्टिव रिसर्च पे होंगे? ऑब्जेक्टिव रिसर्च पे होंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च पे होंगे. बर्नी लिसन लिसन, नहीं समझ आ रहा? ठीक है. इट मींस ये कि दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर द क्वांटिटेटिव रिसर्च रादर देन क्वालिटेटिव रिसर्च. एम आई राइट? ये न्यूमेरिकल रिसर्च करना चाहेंगे. अगर मैं आपको पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज की एग्जांपल क्रिएट करके दूं तो हम क्या कहेंगे? ये लोग सोशल सर्वे करेंगे. बिकॉज सर्वे जो होता है मेरा बेटा वो क्वांटिटेटिव होता है, लार्ज स्केल होता है. एक सर्वे कंडक्ट करूं पूरे पाकिस्तान के ऊपर और इंप्लीकेट कर सकता हूं सब पे. इट इज पॉसिबल टू जनरलाइज. ठीक है. और चूंकि ये न्यूमेरिकल डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, तो क्लोज एंडेड एलिमेंट्स होंगे, क्लोज एंडेड आंसर्स होंगे. जब मैं क्लोज एंडेड आंसर्स यूज कर रहा हूंगा तो मेरा डाटा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, अनबायस्ड हो जाएगा, सब्जेक्टिव तो नहीं होगा. इट ऑब्जेक्टिव स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिलायबिलिटी भी हाई होगी उसकी. ऑब्जेक्टिव का मतलब है टू द पॉइंट है. Am I right? कोई बंदा डेविएट नहीं कर सकता, उसके अंदर अपनी वैल्यूज को इनकलकेट नहीं कर सकता, किसी की वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो डाटा. वो एग्जैक्ट फैक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज अ रियल फैक्ट विद इन द सोसाइटी, दिस इज अ रियलिटी विद इन द सोसाइटी. एवरीवन हैव दिस ओपिनियन. Am I right? हर बंदा इस चीज के हवाले से ये राय रखता है. देयर इज नो डिफरेंशिएशन. एनी कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. यानी कि हमने हाई रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट दोबारा बताएंगे प्लीज. ये लोग ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं जो फैक्ट बेस्ड हो. क्या हो बेटा? फैक्ट क्या होगा? फैक्ट हर बंदा उस चीज को फॉलो कर रहा होता है. फैक्ट को हर बंदा फॉलो कर रहा होता है. जब मैंने कहा फैक्ट को हर बंदा फॉलो कर रहा था, जनरलाइज होनी चाहिए रिसर्च. अब जनरलाइज रिसर्च के लिए माइक्रो लेवल रिसर्च करूंगा, मैक्रो लेवल रिसर्च करूंगा, माइक्रो करूंगा, मैक्रो करूंगा, छोटी करूंगा, बड़ी करूंगा, सब पे इंप्लीमेंट करने के लिए. सब पे करनी तो बड़ी. हाँ, मैक्रो करूंगा. एम आई राइट? तो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर द हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस. क्लियर हुई बात? ऐसे रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरफ जाते हैं जो हाईली रिप्रेजेंट. अच्छा, अब आ जाएं. इसके अलावा सोशल सर्वेस के अलावा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये लोग. फैक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है. वो बचपन में कभी ना कभी तुमने वो पेंडुलम वाला किया होगा. 1 मीटर पेंडुलम को उठा के अगर इसमें एक पर्टिकुलर वेट के साथ खिलाया जाए तो 1 सेकंड के अंदर वो पूरा घूमता है. अब तुम करो, सब लोग आंसर एक आएगा. फैक्ट आइडेंटिफाई हो गया. नेचुरल साइंसेस वाले हमेशा फैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू. एम आई राइट रॉन्ग? वो एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे, तुम निकालो, सब निकालेंगे, इस आंसर सेम आएगा. एम आई राइट रॉन्ग? Because this is all about the fact-based research. मैथ्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास, अगर एक सेम कंडीशन के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए ऑटोमेटिकली आंसर सेम आएगा. सही है? 9.8 की जगह 9.2 आंसर आ रहा है, गलत होगा. Because this research is all about these facts. They want to identify the facts within the society. ये सोसाइटी के बारे में ये फैक्ट्स आइडेंटिफाई करना चाहते थे. ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा तो ऐसा होना चाहिए. अगर अब सोचो, अगर इन फैक्ट के अंदर बायसनेस आ जाए तो रिसर्च पूरी तबाह बर्बाद, निस्तो नाबूद हो जाएगी. सही है? अब इस रिसर्च को हमें तबाह बर्बाद होने से रोकना है.
तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैल्यू फ्री मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है। एक ऐसी मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है जिसके अंदर सामने वाले का इंटरव्यूअर बायस ना हो, इंटरव्यूई बायस ना हो, कंडीशंस बायस ना हो, किसी बंदे की पर्टिकुलर वैल्यूज इंप्लीकेट नहीं होती हो। समझ में आई बात? जब किसी बंदे की पर्टिकुलर वैल्यूज इंप्लीकेट नहीं होंगी तभी जाके आपको एक ऐसा मेथोडोलॉजी मिलेगा जो वैल्यू फ्री होगा। एनी कंफ्यूजन डलिया? मसला हल? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जनाब। एक्सक्यूज मी एवरीवन हियर। अब मैं अगर इस चीज के कहूं, इधर सुनिएगा, अब देखिए मेरी बात सुने। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूं, थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। मैक्रो रिसर्च करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएंगे, वैल्यू फ्री की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये बात डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये और नेचुरल साइंसेस के हवाले से लिंक करेंगे अपने बात को। एक्चुअली टॉप मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्ट्स के पीछे जाना। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की तरफ लेके आता हूं। दिस इज कॉल्ड एंटायर पॉजिटिविस्ट। यस बॉस। लेकिन जरूरी थोड़ी कि किसी एक का फैक्ट किसी दूसरे के लिए भी सेम हो। लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा रिसर्च आता है 9.8 की वैल्यू आपके लिए सेम है, मेरे लिए सेम है। तो सर ऐसे तो पूरी दुनिया सिर्फ सेम पे ही चलेगी। ये चाहते हैं कि नेचुरल साइंसेस में क्या है, नेचुरल साइंसेस में क्या है, सूरज निकलेगा, कोई कहेगा कि नहीं रात होती है सूरज निकलता है, तो कोई मानेगा? नहीं, लेकिन एक बात है, तो जैसे अगर स्काई का कलर ब्लू है लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं मेरे लिए स्काई का कलर कुछ और है, तो आपके लिए गलत है। तो आप अब ये कहते हैं कि ऐसा डिफाइन, ऐसा फैक्ट निकालो कि कोई बोले अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत कह रहा है। वो तो ओपिनियन पे भी डिपेंड कर सकते हैं। तो वो ओपिनियन की बात ही नहीं कर रहे ना, वो स्ट्रक्चरल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक फैक्ट हर इंसान का अपना देखने, वो बोलते हैं ना इंटरप्रिटेशन का भी होता है कि फैक्ट एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं कर रहे हम। इंटरप्रिटेशन अभी तो आ रहे हैं ना इंटरप्रिटेशन में। सही है। अच्छा जी, आ जाए। एंटायर पॉजिटिविस्ट, इनके 3 नाम हैं। सर हाँ एक क्वेश्चन है जी, जी। कि ये मैक्रो लेवल की बात हो रही है, उसमें स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल फोर्सेस वगैरह आ रहे हैं। बिल्कुल आ रही है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरलिस्ट, हाँ वो एक्चुअली अब मैं इसी को फॉलो करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है, तो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो इन लोग ने जो निकाला कि जो आइडियोलॉजी वगैरह की जैसे इंडिविजुअल जो है वो फॉलो करते हैं, ये इनकी रिसर्च के एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। सोशल सॉलिडारिटी का एलिमेंट, रिसर्च बिल्कुल ऐसे ही, रिसर्च के थ्रू निकलेगा, ठीक है। मार्क्सिस्ट हो गए, फंक्शनलिस्ट हो गए, सारे पॉजिटिविस्ट फॉलो होंगे, स्ट्रक्चरलिस्ट है। ये सब पॉजिटिव एग्जैक्टली पॉजिटिविस्ट रिसर्च को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इंटरप्रेटिविस्ट हो गया, और इनका तीसरा नाम है इंटरैक्शनिस्ट है, ठीक है जी। अब इस बात को जरा सा समझते हैं कि ये लोग किस एंगल पे आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात है। इनका जो फॉर्मूला है NS इज नॉट इक्वल टू SS, इसका मतलब है सोशल साइंसेस methodology should be different from natural sciences, यानी कि natural sciences से, ठीक है, natural sciences से social sciences की methodology different होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी कंफ्यूजन डलेगा, यानी कि दोनों की मेथोडोलॉजी डिफरेंट होनी चाहिए। दे नीड सेपरेट मेथोडोलॉजीज फॉर बोथ थिंग्स। एम आई राइट? समझ रहे मेरी बात? अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। एक्चुअल के अंदर इसीलिए हम इनको एंटायर पॉजिटिविस्ट कहते हैं। ये लोग नेचुरल साइंसेस की मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं करते। इनके नजदीक एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, यानी कि हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, ठीक है। एक्चुअली ये लोग किस चीज के लिए रिसर्च कर रहे हैं? दे वांट टू नो अबाउट द बिलीफ और रीजन, बिलीफ और, एम आई राइट, बिलीफ और, ये बिलीफ और रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, बिकॉज इनके नजदीक बिलीफ और रीजन may lead towards action. किसी भी इंसान का एक्शन is totally dependent on the belief and reason. Am I right?
अब क्या है, इनने मान लिया एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, इट मींस डेफिनेट सी बात है दे विल गो फॉर द सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजीज। ये किसकी तरफ जाएंगे, ये सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजीज के फेवर में चले जाएंगे। किसकी फेवर में चले जाएंगे, सब्जेक्टिव, बिकॉज सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी ही दुनिया में वो मेथोडोलॉजीज हैं, क्वालिटेटिव डेटा ही वो तरीका है कि जब मैं कहूं कि आप और आप डिफरेंट लोग हैं तो मैं आप लोगों को डिस्कस और आप लोगों पर स्टडी तभी कर सकता हूं जब मुझे सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी या सब्जेक्टिव डाटा को फॉलो करना हो। आई कांट डू रिसर्च ऑन यू विदाउट द सब्जेक्टिव डाटा वंस आई हैव assumption that every individual is different from another individual. If I have assumption in my mind that every individual, one individual is different from another individual, so automatically my methodology should be subjective. Bernie, listen. Clear होगी बात? My methodologies must be based on qualitative data because qualitative data क्या करता है, आपकी feelings को express out करता है, am I right? यानी कि देखो इन beliefs के अंदर आपके feelings और emotions छुपे हुए होंगे। क्या होंगे, feelings and emotions। इन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी। क्या है बेटा, सब्जेक्टिव, am I right? अब ये लोग क्या चाहते हैं, एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस शुड बी स्टडीड सब्जेक्टिवली, तो ऑटोमेटिकली इनकी वैलिडिटी बहुत हाई होनी चाहिए। ये लोग डिमांड क्या करते हैं, हाई वैलिडिटी। वैलिडिटी शुड बी वेरी हाई, बहुत डिटेल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम रादर देन फैक्ट, इनकी जंग फैक्ट्स के लिए है ही नहीं, इनकी जंग है रीजनिंग के लिए, बिलीव्स के लिए। आप लोगों को याद होगा मैंने इंटरैक्शनिज्म पढ़ाते हुए कहा था कि एवरी इंडिविजुअल एक्शन इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। हर इंसान का एक्शन उसके बिलीफ पर डिपेंडेंट है और हम इंटरप्रेटिविस्ट, एंटी पॉजिटिविस्ट और इंटरैक्शनिस्ट मेथोडोलॉजी के थ्रू उस बिलीफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामने वाला बंदा एक्शन ऐसा कर रहा है तो ऐसा एक्शन जीएम लिसन टू मी, इधर देखो, इधर फोकस करो, छोड़ो बर्निंग, इधर फोकस करो। एनी कंफ्यूजन डाले? यस प्लीज। ओपिनियंस मैटर करेंगे ना? सॉरी, ओपिनियंस बिल्कुल ओपिनियंस। इंडिविजुअल का मेन रोल होगा। ये लोग कह रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो फैक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पर इंडिविजुअल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सोशल फोर्स फैक्ट्स यहां पर आएंगे बेटा, कैपिटलिज्म, सोशल सॉलिडारिटी यहां पर आएगी, डिटर्मिनिज्म यहां पर आएगा। वो ये लोग डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं, ये लोग इंडिविजुअल की फ्री विल को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा बेटा नहीं समझ में आया? ये एंटी-पॉजिटिविस्ट वगैरह तो माइक्रो हो गया ना? बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। अब जब आप सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी की तरफ जाते हो तो डेफिनेट सी बात है आपको माइक्रो लेवल रिसर्च करनी पड़ेगी। You're not allowed to have a macro level research because subjective data is always difficult to analyze, difficult to interpret. अब देखो एक्चुअल के अंदर ना ये लोग इंटरप्रेटिविस्ट हम इनको कहते इसीलिए हैं बिकॉज ये लोग हर चीज की इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं। ये लोग हर चीज की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, डिटेल्स चाहते हैं, सब्जेक्टिव डाटा चाहते हैं। समझ रहे हो ये बात? ये हर चीज की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लोग क्या कहते हैं, अब समझिएगा, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन बड़े मजे की चीज है। मैंने किसी इंसान से किया इंटरैक्शन, क्या किया बेटा, इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी फॉलो की, इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, कोई भी फॉर्मूला फॉलो कर सकता हूं, सही है। इंटरैक्शन के बाद क्या हुआ, मैंने बिलीफ को आइडेंटिफाई किया, बिलीफ को आइडेंटिफाई किया, एनी कंफ्यूजन चलेगा? बिलीफ को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हुआ, मैं आई कैन प्रिडिक्ट एन एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, मैं हर इंसान का एक्शन आइडेंटिफाई कर सकता हूं, हर इंसान का एक्शन आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है। एनी कंफ्यूजन चलेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं किसी इंसान का एक्शन आइडेंटिफाई, कोई मसला बेटा याद है? इंटरैक्शन may lead towards belief and belief may lead towards, any confusion चलेगा? यस बॉस। दोनों चीजें एक स्टडी में हो सकती है, जैसे अगर किसी ने पहले डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद उसकी रीजनिंग पे गए कि इंसान डाटा कलेक्शन के वक्त ही आपने फॉलो करना है मैंने कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है। अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे। इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी,
ठीक है, इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी एक्चुअली किसके लिए, बिलीफ और रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑब्जेक्टिव देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट और बिलीफ। देयर इज अ वॉर बिटवीन द फैक्ट एंड रीजन। बेटा बर्नी, लिसन टू मी, एक्सक्यूज मी, सारी वॉर को आइडेंटिफाई करो कि यहां पर फैक्ट की वॉर हो रही है, डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस की वॉर हो रही है, और यहां पर बिलीफ और रीजन की वॉर हो रही है। एंड टू आइडेंटिफाई द बिलीफ और रीजन वी नीड टू इंटरैक्ट विद द इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। वी कैन इंटरप्रेट विद देम एंड वी कैन यूज द इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजीज लाइक ऑब्जर्वेशन को हम फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम सामने वाले के पास जाते हैं, उसके एनवायरनमेंट में बैठते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं हाउ दे एक्ट। इस चीज को हम कहते हैं वर्स्थिन। क्या कहते हैं बेटा, VERSTHAN, जर्मन टर्म है वर्स्थिन। इसका मतलब है टू पुट योर फीट्स विद अनदर्स बूट्स, यानी किसी और के सिनेरियो में जाओ, इसको स्टडी करो हाउ दे फील दिस थिंग। एम आई राइट? यानी कि किसी बच्चे को मेरी क्लास को, किसी बंदे को मेरी क्लास ऑब्जर्व करनी है तो वो मेरी क्लास में आए, एनवायरनमेंट को देखे और एनवायरनमेंट को देखने के बाद फैसला करे कि क्या वो अपना एनालिसिस पेश कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी। सब्जेक्टिव होगा, रीजनिंग सब्जेक्टिव होगी, बिकॉज वो रीजन को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, मेरे आइडियोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, मेरे आइडियाज को एनालाइज करना चाह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? So they will definitely go for the observation. They can go for the interviews also. वो किसी तरफ जा सकते हैं, इंटरव्यूज की तरफ भी जा सकते हैं। किसी से इंटरैक्शन होगा, जब आप किसी से इंटरैक्ट करोगे तो you will definitely know about the belief of an individual. You will definitely know about the reasoning behind an action. समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा याद रखिएगा, the positivist will definitely go for the fact identification, while the interpretivist or anti-positivist will definitely go for the reason of belief identification. They will definitely go for the quantitative data because they want macro level study to generalize the research. They definitely go for the quantitative data to gain the high objectivity, to gain the high reliability. But the problem with the positivist methodology is they lack validity. They always lack validity. I'm repeating it again. They lack validity. There is no detail in positivist data. Am I right? While on the other hand, if we talk about the interpretivist, interactionist or anti-positivist, their methodology is based on subjective data. Interaction based methodology like observation, like interviews, their methodology is based on micro level research because they are doing the things on subjective basis, not on objective basis. Their methodologies are based on micro level analysis. Am I right? Their methodologies are based on subjective data because their belief is this, because they are going for to know about the belief of an individual. Because according to them, if you want to predict an action of an individual rather than fact, they need to identify the belief. Am I right? इनके नजदीक इंसान का एक्शन बेस करता है डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस पे, इनके नजदीक इंसान का एक्शन बेस करता है उसके बिलीफ पर। Am I right or wrong? सर एंटर पॉजिटिव तो वही स्टेटमेंट हो गई ना कि हर इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। जी एग्जैक्टली, एक हद तक मैं उस बात पे आऊंगा जी। हाँ पहले लाइक अगर कोई एथीस्ट है, लाइक वो तो हम बोलेंगे कि हम फैक्ट के ऊपर कि खुदा होता नहीं है, ना कोई इसकी एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो पॉजिटिविज्म की गलत है। और एंटी पॉजिटिविज्म के जैसे हम रिलीजन में हम बोलेंगे कि भाई हम उससे इंटरैक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे तुम्हारी जिंदगी में कोई आसपास में थी नहीं टकराया था, हम उसकी जानेंगे। हम उनके नजदीक देखो पॉजिटिविस्ट हैं, वो कहेंगे कि भाई ये फॉर्मूला है, इसकी बेसिस पे कोई इंसान एथीस्ट होगा। ये कहेंगे हर इंसान के मामला को डिफरेंट हो सकता है। लेट्स सपोज जिंदगी के अंदर कोई घर वालों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हो किसी रिलीजन के हवाले से, विच में रिजल्ट इनटू व्हाट? जी बेटा सर मिसइंटरप्रिटेशन भी तो हो सकती है, मिसइंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। मिसइंटरप्रिटेशन को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? ये सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजीज दे ऑलवेज लैक ऑब्जेक्टिविटी। ये मेथोडोलॉजीज हमेशा ऑब्जेक्टिविटी लैक करेंगी। एनी कंफ्यूजन टेल हियर? ऑब्जेक्टिविटी लैक करेगी, बायस्ड हो सकती हैं, इंसान के अपने ख्यालात भी हो सकते हैं, रिस्पोंडेंट बायस भी हो सकता है, रिसर्चर बायस भी हो सकता है। लेट्स सपोज एक बंदा मेरी क्लास में आया ऑब्जर्व करने के लिए, उसके जहन में ऑलरेडी कोई ख्यालात मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली वो उसकी ऑब्जर्वेशन में कि भाई सब्जेक्टिविटी मैटर करती है, सब्जेक्टिविटी के अंदर आप किसी भी चीज को कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन टेल हियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम टेल हियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग? Copy this please.